अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट सैयदा नजम जहरा, हमारा पाकिस्तान टीवी चैनल से। नाजरीन, आज एक आपको दुख भरी दास्तान सुनानी है। वो ये कि अगर दुआ जहरा का फ़ैसला बर वक्त सही हो जाता तो शायद पाकिस्तान में अगवा कुनंदगान का जो गिरोह है वो बहुत दीदा दिलेरी से काम कर रहा है। उनकी इतनी मजाल ना होती कि वो किसी और बच्ची को भी उसी तरह से अगवा करते और फिर अदालत में पेश करते, और ये होता कि भाई हमने तो अपनी मर्ज़ी से शादी की है और अब मैं इसके साथ जाना चाहती हूँ। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ हैदराबाद में, और हैदराबाद का ये कौन सा इलाका है? ये परेडाबाद का इलाका जी, हैदराबाद का परेडाबाद इलाका, हैदराबाद का इलाका परेडाबाद है। और यहाँ पे मेरे साथ इस वक्त मौजूद है एक बच्ची उम्मे हानी, जो कि 21 मई को अगवा की गई थी। उसके वालिदैन के साथ मैं बैठी हूँ। बाकी तमाम जितनी भी तफसीलात हैं मैं उनकी वालिदा और उनके वालिद से आपको सुनवाऊँगी, और हम आपको दिखाएँगे कि इनकी वालिद जो है वो हाई कोर्ट में दुहाइयाँ देते रहे, रोते रहे कि मेरी बच्ची जो है वो सिर्फ 12 साल की है। मेरे पास म्यूनसिपल का मतलब कि जो हमारा एक बल्दियाती सर्टिफिकेट होता है वो मेरे पास सर्टिफिकेट है, जो बर्थ सर्टिफिकेट कहलाता है। बच्ची की स्कूल की मार्कशीट वगैरह है, एक एक चीज़ ये लेके अभी भी मेरे साथ बैठे हैं। जैसे जैसे मैं आपसे बात करती जाऊँगी मैं एक एक डॉक्यूमेंट्स आपको दिखाऊँगी। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। भाई, आपकी बच्ची का क्या माजरा है? वो किस तरह गायब हुई? कौन सी तारीख को गायब हुई? ज़रा मुझे अपनी पूरी तफसील बताइए। हमारी बच्ची जो है 2 बजे से लेकर 2:30 बजे के दरमियान घर से जो है वो गई थी। उसके बाद से लापता हो गई। तारीख क्या थी? 21/5/2022। और उसके बाद हम लोग तलाश करते रहे। फिर कुछ मालूमात होने के बाद हम PSP पिनियारी, हमारे यहाँ का थाना है, उस पर हम लोग गए। और वहाँ पर जाने के बाद जो है हमने वहाँ पर अपनी दरख्वास्त दी, और दरख्वास्त देने के बाद जो है वो 24 तारीख को 24/5/2022 को रात को 10:30 बजे निकाहनामा पेश किया गया है। उसके बाद जो है फिर आपको मैं यही रोकूंगी, किसने निकाहनामा पेश किया? थाने वालों ने हमें पेश किया। थाने में रात को 10:30 बजे पेश हुआ है। तकरीबन कितने दिन बाद? 1 महीना या 15 दिन बाद? तकरीबन 3 दिन के बाद। बच्ची के अगवा होने के 3 दिन के बाद? 3 दिन के बाद जो है वो निकाहनामा पेश किया गया, जिस पे हमें थाने वालों ने कहा कि आपकी FIR ख़त्म हो गई है और अब जो है ये निकाहनामा हो गया है। तो फिर हमने कहा ठीक है, हमारी बच्ची को पेश किया जाए, हमारे सामने बयान कराया जाए, ताकि पता चले हमारी बच्ची ज़िंदा है 3 दिन के बाद या हमारी बच्ची कैसी है। उसके बाद जो है तकरीबन जो है हमारी बच्ची को फिर हमें हाई कोर्ट से एक लेटर आता है। मैं आपको यही रोकूंगी। जब आपने FIR कराई तो पुलिस वालों ने क्या वो अदालत में चालान वगैरह जमा नहीं कराया, या उस लड़के को या उस गिरोह को तलाश करने की कोशिश नहीं की? नहीं, पुलिस वालों ने काम किया। फिर उसके हमने पुलिस वालों को जो है उनकी मालूमात होने के बाद उसका एक चचाजाद भाई है अयाज़, जिसको हमने 22 तारीख को अरेस्ट करवाया। उसकी बीवी जो है उसके साथ सहूलतकार थी अयाज़ की। उन लोगों को हमने अरेस्ट करवाया, गिरफ़्तार करवाया। फिर उसके बाद SHO साहब ने 22 तारीख को उनको छोड़ दिया कि आपकी बच्ची 23 तारीख को ये लोग पेश कर देंगे। 23 तारीख आपने उस जो आप नाम बता रहे हैं चचाजाद भाई का, आपको कैसे पता चला कि ये उसका चचाजाद भाई है अगवा कुनंदगान का? अगर क्योंकि आप जो मुकदमा बता रहे हैं वो कह रहे हैं कि वो बच्ची आपकी अगवा हुई है, तो आपके पर आपको कैसे शक हुआ और आप उन तक कैसे पहुँचे? हमारे महल्ले का एक लड़का है जिसने आकर हमें बताया कि आपकी बच्ची फ़ला लड़के के साथ चली गई है। फिर उस बच्चे के ज़रिए ही हम मालूमात करते करते जो है उन लोगों के रिश्तेदारों तक पहुँचे हैं। तो फिर उसके चचाजाद जो भाई है अयाज़, जिसका FIR के अंदर नाम है, और उसको जो है हमने वहाँ से गिरफ़्तार करवाया है। फिर SHO साहब ने उसको छोड़ दिया। 22 तारीख की बात है, 22/5/2022 की। फिर जो है उसको छोड़ दिया गया और कहा गया कि 23 तारीख को आपकी बच्ची को वो पेश करेंगे, लेकिन उसको भी वो वहाँ से भी वो भी फ़रार हो गया। फिर उसके बाद 23 तारीख की रात को 11 बजे 10:30 11 बजे के दरमियान में हमारी FIR हुई है। उसके बाद जो है उस पर डेट 24 डाली गई है FIR पे, क्योंकि रात देर हो चुकी थी। तो जब आपकी बच्ची मई 2021 से गायब थी तो आप लोगों ने फौरी तौर पे उस वक्त कोई FIR नहीं कटाई? हमारी FIR नहीं काटी जा रही थी। ये भी हमारी FIR इस बात पे कि हमारे कुछ रिश्तेदार हैं, कुछ जान पहचान वाले लोग हैं, उनके हमने मिन्नतें की, समाजत की कि हमारी बच्ची जो है वो लापता है, अगवा हो चुकी है, और इस तरीके का मामला आ रहे हैं कि उसका कुछ पता ही नहीं चल रहा है। और पुलिस कोई कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है कि हम दरख्वास्त पर कार्रवाई नहीं करते जब तक FIR नहीं होगी। तो उनके कहने के ऊपर हमारे PS पिनियारी जो SHO साहब है, उन्होंने फिर FIR की
23 तारीख को लिखना। यानी इसका मतलब ये कि हमारी जो पुलिस है वो एक तरह से इन अगवा कुनंदिगान के साथ मिली होती है और वो जो है उनकी सहूलतकारी का जो एक तरह से साथ दे रही होती है। क्योंकि पुलिस को क्या है, जब एक दुखी आदमी थाने आया है अपनी दरख्वास्त लेके, तो पुलिस का काम है कि उसकी दरख्वास्त को लें और मालूमात करें, ना कि आप जो है अगर किसी को आपने गिरफ़्तार भी किया है तो ना बच्ची पेश हुई है, ना आपने उसको अदालत में कोई चीज़ जमा कराई है और उसके बाद आपने उसको आज़ाद कर दिया और आज़ाद करके वो बंदा फ़रार भी हो गया। जी मज़ीद आप तफ़सीलात बता रहे थे। फिर उसके बाद जो है 24 तारीख को 4 बजे उसका एक छोटा भाई है इम्तियाज़, उसको हमने जो है उसके घर पाकोला से अरेस्ट करवाया। करवाने के बाद उसको हमने फिर थाने वालों ने कहा कि ठीक है, इनके रिश्तेदार जो भी आएंगे तो उनसे बात करेंगे। तो फिर रात को हम जब 10 बजे थाने पर गए हैं तो थाने पर हमें कहा गया कि तुम्हारा लड़की का निकाहनामा आ गया है। फिर उन्होंने थाने वालों ने हमें निकाहनामा दिखाया और कहा कि अब आपकी एफ़आईआर ख़त्म हो गई है, अब हम 64 का बयान करवाना है। मैंने कहा ठीक है, मेरी बच्ची को पेश करा के आप, मुझे तो नहीं पता 64 क्या किसको कहते हैं, लेकिन ये कि मुझे उन्होंने कहा कि ये बयान करवाएंगे, हम आपकी बच्ची को पेश करवाएंगे, निकाहनामा हो गया, आप जाएँ और वो आएँगे। तो ना उसके वो जो भाई को पकड़ा था, फिर 3 दिन का उसका रिमांड लिया गया कोर्ट से, उसकी भी मेरे पास कॉपी मौजूद है। फिर उसके बाद जो है उसका कोई पूछने वाला नहीं आया। फिर 3 दिन का फिर रिमांड दोबारा लिया गया, उसके बाद भी कोई हम बच्ची को पेश नहीं किया गया। फिर उसके बाद हमें, जब हम पुलिस को कहते हैं कि भाई हमारी बच्ची को वो ना पेश कर रहे हैं और वो भागे जा रहे हैं, तकरीबन इस बात को 15 से 20 दिन गुजर गए बच्ची को अगवा हुए। तो उसके बाद जो है फिर पुलिस ने कार्रवाई की, तो हम लोग यहाँ पर लोकेशन के थ्रू जो है कराची गुलशन मेमार पहुँचे। वहाँ पर जब हम पुलिस के थ्रू पहुँचे तो एसएसपी से ऑर्डर लेकर गए थे, फिर वहाँ पर थाने पे एंट्री करवाई गई। फिर उसके बाद जब हम उसके वहाँ पर जहाँ की लोकेशन थी वहाँ पर पहुँचे तो वहाँ पर पुलिस वालों को एक वकील का लेटर आता है मोबाइल पे कि भाई आपकी बेटी का हाई कोर्ट जो है वो केस कर दिया गया है आपके ख़िलाफ़। फिर वो पुलिस वहाँ से वापसी आ जाती है और उसके बाद पता चलता है कि हम मालूमात करने जाते हैं थाने पे, तो वो कहते हैं कि 21/6 को आपकी 2022 को आपकी हाई कोर्ट कराची में पेशी है। लेकिन पता चलता है कि वो भी हमारे साथ गलत बयानी की गई और फिर 27/6 को हमारी पेशी हुई कोर्ट के अंदर। हम लोग वहाँ पर पहुँचे और मैं अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेकर पहुँचा और मेरे एक बेचारे बहुत अच्छे वकील थे, वकास अहमद एडवोकेट, जिन्होंने ये केस फाइल किया था मेरी तरफ से। लेकिन वहाँ पर जुनैद गफ़ार साहब ने जो है कोई बात नहीं सुनी कि तुमने कहा है कि एफ़आईआर में कि अगवा की गई है, तो उन्होंने बच्ची को पेश करा के कहा कि वो तुम्हारी बच्ची आ गई है, अगवा नहीं हुई है, और उसको जो है कहा कि बस जाओ बयान कराओ और जाओ। मैंने कहा मेरी बच्ची सर, मेरी बच्ची जो है वो 12 साल की है, 6 क्लास में पढ़ती है और मेरे निकाहनामा मेरे पास मौजूद है जिसमें मेरी खुद की अभी शादी को 18 साल हुए हैं, तो मेरी बच्ची 18 साल की कैसे हो सकती है। तो जुनैद गफ़ार साहब, उनका बड़ा एहतराम करता हूँ, लेकिन उन्होंने मुझे उस वक्त ये कहा कि दुआ ज़ारा के केस के अंदर हमने कोई मैटर नहीं किया, कोई बात नहीं की, तो आपके मैटर में हम क्या करें, जाएं आप ट्रायल कोर्ट में जाकर केस करें, आप बात करें जो भी बात करनी है। हम लोग वहाँ पर रोते पीटते रहे, हमारी बात को कोई सुना नहीं गया और हमारी बच्ची को ऐसे कि हम माँ बाप थे कि हमारी बेटी होकर और एक कागज़ के टुकड़े पर जो कि एक नाजायज़ और ना तस्दीक शुदा था कि 18 साल उम्र, जो कि गलत, कानून को भी और अदलिया को भी गुमराह किया गया और झूठ कहा गया कि उसके ऊपर उन्होंने निकाहनामा पेश किया और उस पर वो हमारी बच्ची को, जो कि वो कारोबार करते हैं और इस तरीके का हमें उनके रिश्तेदारों ने बताया है, उसके चचाजाद भाई की बीवी ने हमें बताया है कि ये लोग इसी तरीके का कारोबार करते हैं और मेरे साथ भी यही जुल्म किया हुआ इन लोगों ने, और जो है ये कारोबार करते हैं, शादियाँ करते हैं, फिर उसके बाद आगे बच्चियों से कारोबार कराते हैं और नहीं तो फिर आगे फ़रोख्त कर देते हैं। नाजरीन, उम्मे हानी के वालिद नासिर साहब के निकाहनामे पे 2004 की तारीख बखूबी देख सकते हैं। यूनियन काउंसिल का जो सर्टिफिकेट है इस पे बच्ची की डेट ऑफ बर्थ 2010 लिखी है। बिल्कुल इसी तरह बच्ची के स्कूल सर्टिफिकेट्स और मार्कशीट पर और स्कूल कार्ड जो है, रिज़ल्ट कार्ड, उस पे बच्ची की डेट ऑफ बर्थ जो है 2010 लिखी। अच्छा नासिर साहब, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि बच्ची कहाँ गई और घर से क्या कह के निकली है, आपको कैसे पता चला वो बच्ची कहाँ गई? बच्ची जो है वो सिलाई सेंटर के लिए जो है कपड़े लेकर गई थी बच्ची सेंटर के लिए।
तो वहाँ से लापता हुई है, पता नहीं। अच्छा, आपकी बच्ची जो है सिलाई सेंटर में सिलाई कढ़ाई सीखने जाती थी, रोज़ का मामूल था? रोज़ का मामूल नहीं था, हफ्ते में जैसे कि वो दो जो साथ पढ़ती हैं बच्ची हैं, जो उनके पास जो है ना वो सिलाई वगैरह के लिए, कपड़े सिलवाने के लिए गई थी जो ना। अच्छा, तो कितने टाइम के लिए वो जाती थी, कितने बजे गई है, और आप लोगों को कब अंदाज़ा हुआ कि इतने बजे तक, इतने देर हो गई है अभी बच्ची वापस नहीं आई? क्योंकि तकरीबन आधा घंटा पौन घंटे के लिए जो है बस सिर्फ वो जा गई थी, उसके बाद आ जाना चाहिए था, तो वो नहीं आई, तो फिर जो है उसकी मम्मा जो है परेशान हो गई। तो सिलाई कढ़ाई सेंटर जो है काफ़ी दूर है या घर के नज़दीक? नहीं नहीं, बिल्कुल उसी के, ये हमारे करीबी घर के 8-10 घर के बाद ही है, करीबी, ज़्यादा दूर नहीं है ना। सही है। हाँ, तो मतलब जब वो आधे घंटे तक नहीं आई है तो आप लोग फिर परेशान हो गए? हाँ, फिर उसकी मम्मा परेशान हो गई है, तो फिर वो सेंटर गई, तो वो सेंटर वालों ने कहा कि यहाँ तो वो नहीं है, फिर तलाश शुरू कर दी गई है। फिर इस तरीके से हमें मालूमात हुई है, फिर हम लोगों को जो है ना। जी हाँ, जिस तरह से दुआ ज़हरा का हुआ था कि वो बच्ची कचरा फेंकने गई थी और उसके बाद वो गायब हो गई, और वो भी घर के ही बहुत नज़दीक थी, और हमने उनका घर का इलाका भी देखा था कि वो कोई इतना ज़्यादा बहुत खुला और बहुत ज़्यादा ट्रैफिक वाला जगह नहीं थी, वहाँ बहुत छोटी सी गली थी, और वो बच्ची उस गली से जो है एकदम गायब हो गई। और इनका कहना भी यही है, नासिर साहब का, कि 8-10 घर के बाद जो है एक छोटा सा सिलाई कढ़ाई सेंटर है जहाँ पे बच्ची सिलाई सीखने जाती थी, और घर से वो यही कह के निकली कि मैं सिलाई सीखने जा रही हूँ। और जब वो काफ़ी देर नहीं आई तो फिर वालिदैन जो है वो परेशान हुए और उसकी तलाश की। जी हाँ नादरीन, जिस तरह से ये नासिर साहब जब हाई कोर्ट आए और हमारी मुलाकात हुई और हमने इनकी रुदात सुनी, और हमारे दीगर सोशल मीडिया के साथियों ने, तो हम लोगों ने, कुछ लोगों ने मिलके जो है इनकी आवाज़ बने, और इनके जो गमज़दा दास्तान थी उसको हमने सदाए एहतिजाज में बदलने के लिए हमने मुख्तलिफ़ NGOs से रब्ता किया, और मुख्तलिफ़ हमने जो गवर्नमेंट के इदारे उनसे बात की, बिलखुसूस शैला रज़ा साहिबा तक हमने ये केस पहुँचाया। और उसके बाद से मैं इनसे, नासिर भाई से पूछूंगी कि नासिर भाई, आपके पास फिर किसी का फ़ोन आया या पुलिस वालों के कुछ रवैयों में तब्दीली आई, तो आप बताइए कि किसी का कोई फ़ोन वोन आया? फिर उसके बाद जब हमारा टीवी की जो बाजी हैं उन्होंने हमारी जब रिकवरी जब दिखाई, और उसके बाद हमारा पाकिस्तान टीवी जो है उसकी जब ये सोशल मीडिया पर बात चली, और तो उसके बाद जो है शैला रज़ा बाजी का फ़ोन आया, और एक वुमेन डिपार्टमेंट हुकूमत सिंध का एक इदारा है जिसका हमें मालूम नहीं था, उनके चंद लोग और मैडम रेशमा बाजी जो है वो लोग हमारे घर तक पहुँचे। क्योंकि हमारा टीवी पाकिस्तान के जो है मशहूर, उनका भी, कि वो लोग जो है उन लोगों की वजह से शाहिद हुसैन साहब ने सबसे पहले आपकी आवाज़ बने। हाँ बिल्कुल, शाहिद हुसैन भाई बने। फिर उसके बाद जो ये हमारा पाकिस्तान टीवी वाले, इन्होंने जो है हमारे लिए बहुत की, कि उसके बाद जो है हमारी रेशमा बाजी, जो शैला रज़ा बाजी से मेरी खुद की बात हुई है, कि उन्होंने कहा कि आफ्ताब खोसो साहब जो है वो आपके लिए हम वकील कर रहे हैं और हमारी टीम आपके पास आ रही है। फिर वो लोग हमें यहाँ से अपने ऑफिस लेकर गए हैं लोग। अच्छा। हाँ, ऑफिस मतलब हैदराबाद से आपको कराची लेकर गए? नहीं, यहाँ पर हैदराबाद के में इंडस होटल के करीब जो है, अच्छा। इनके दफातर है ना, दफ्तर है, वो उस दफ्तर में हमें लेकर गए। तो वहाँ पर कुछ मीडिया वाले लोगों को भी, मेरे भाइयों को बुलाया गया। अच्छा। हाँ, उनके ज़रिए उन्होंने कुछ मूवी, हमारे इंटरव्यूज़ वगैरह भी लिए, और लेने के बाद हमारी कुछ कागजात वगैरह की जो रिपोर्ट्स वगैरह जो लेनी थी वो भी लिए। तो उसके बाद जो है अभी आगे सिलसिला चल रहा है, लेकिन मेरी मदद के लिए मैं बड़ा मशकूर हूँ कि हमारा टीवी पाकिस्तान जो है उसकी तरफ से, हमारा और शाहिद भाई की तरफ से और मीडिया के साथियों की तरफ का उनका बड़ा मशकूर हूँ कि उन लोगों ने मेरी आवाज़ जो है आला ओहदेदारानों तक और चीफ़ जस्टिस साहब तक और आर्मी चीफ साहब तक और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब तक मेरी दरख्वास्त जो है ये सोशल मीडिया के और हमारा टीवी पाकिस्तान और शाहिद भाई और दूसरे मीडिया वालों ने ये बात पहुंचाई है, तो ये केस आगे चला है। जी बिल्कुल, हमारा पाकिस्तान टीवी का तो आज़म ही यही है कि हर मज़लूम के साथ खड़े होना और हर मज़लूम की जो जुल्म उसके ऊपर हो रहा है उसके लिए सदाए एहतिजाज बुलंद करना। तो नादरीन, मेरे साथ वालदा बैठी हुई हैं, और मैं क्योंकि एक ख़ुद माँ हूँ और मैं जानती हूँ कि जितनी बेस्ट फ्रेंड जो है बच्ची की माँ होती है, वो शायद फादर में एक लिहाज होता है, लेकिन माँ जो है वो बच्चों से बहुत करीब होती है, वो हर दुख सुख बच्चों का जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाभी। भाभी ये बताइए कि आपकी जो बच्ची है, कभी उसने आपसे कोई ज़िक्र किया कि मैं किसी लड़के को पसंद करती हूँ? नहीं, कभी नहीं किया। थोड़ा सा ऊँचा बोलिए। नहीं, कभी नहीं किया। तो
हम मुझे ये बताएं कि वो बच्ची जो है अक्सर ऐसे अकेले कहीं चली जाती थी? हाँ, अकेले जाती थी। मतलब कहाँ, मतलब आज़ाद मोहल्ले में घूमती थी या कहीं और इलाके में भी? नानी के यहाँ जाती थी, स्कूल जाती थी, सेंटर। हाँ, नानी का घर यहाँ से कितनी दूर है? थोड़ी दूरी पे, जी, एक गली में। अच्छा। भाभी तो मुझे बहुत ज़्यादा सीधी सादी लग रही हैं और बेचारियों की आवाज़ भी नहीं निकल रही है। गमज़दा माँ है, बच्ची की जुदाई में और सदमे से नढाल है, इनसे बात नहीं की जा रही है, तो मैं भाई से ही बात करूँगी। नासिर भाई, कभी इस बच्ची ने आपसे ज़िक्र किया कि बाबा मैं फ़लाँ को पसंद करती हूँ, या उसके घर वाले कभी कोई रिश्ता वगैरह लेकर आए? नहीं, हम लोग तो उनको लोगों को जानते भी नहीं, और कभी बच्ची ने इस तरीके की, क्योंकि वो बच्ची तो इस उम्र की थी ही नहीं ना। अगर 12 साल की बच्ची, अगर ये तो उसके, हमें तो ज़हन गुमान में ये बात है ही नहीं कि बच्ची अगर कोई हमसे ज़िक्र भी करती, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक बाशरई आदमी हूँ और दीनदार आदमी हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह इस बात से नहीं कि मैं एक बहुत गुनाहगार आदमी हूँ, क्योंकि मैं एक पता नहीं अपने माँ बाप होने का फ़र्ज़ अदा कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरी बच्ची ने कभी मुझे इस बारे में कहा ही नहीं, और ना मुझे कभी अपनी बच्ची पे इस बात का शक हुआ या यकीन कि ऐसी कोई बात मेरे सामने नज़र आती तो ज़रूर मैं अपनी बच्ची से शेयर करता, क्योंकि मैं अपनी बच्चियों को अपने दोस्तों की तरह रखता हूँ। मेरी बच्ची मेरे साथ अपने दोस्तों की तरह रहती थी। अच्छा, आपके माशाल्लाह कितने बच्चे हैं? माशाल्लाह से हमारे जो है 8 बच्चे हैं। अच्छा, ये जो बेटी है आपकी हुम्मे आनी, इसकी ये कौन से नंबर पे अपने बहन भाइयों में? ये बहन भाइयों पे जो है पहला मेरा बेटा जो है वो हैदर अली है, उसके बाद ये दूसरे नंबर पे उम्मे हानी है। आपकी शादी कौन से ईयर में हुई थी? मेरी शादी जो है इस वक्त मेरे पास निकाहनामा मौजूद है। 2004 के अंदर मेरी शादी हुई है, जो कि अभी मेरी शादी को तकरीबन जो है 18 साल हो रहे हैं। और दूसरा ये कि बेटा मेरा हैदर अली जो है वो 1 साल बाद हुआ है। उसके बाद क्योंकि वो बेटा मेरा ऑपरेशन से हुआ था बड़े, इसकी वजह से वो उसके अंदर हमारे बच्चों के अंदर फिर हम लोगों ने एहतियात किया और फिर टाइमिंग लगी बच्चों के। अंदाज़न आपके बेटे हैदर अली में और उम्मे हबिया में कितना फ़र्क है? कम से कम 3 से 4 साल का फ़र्क है। 4 से 5 साल का, तकरीबन 4 साल तक का। भाभी को सही पता होगा। भाभी, आपके जो बड़े फर्जंद हैं हैदर अली और आपकी बेटी उम्मे हबिया, दोनों के दरमियान कितने साल का फ़र्क है? 4 साल का। जी, 4 साल का फ़र्क है। 4 साल का फ़र्क है। तो अच्छा, ये बताइए कि बच्ची के पास क्या आपने मोबाइल दिया हुआ था? मैं जो है कराची के अंदर फ़्रूट का ठेला लगाता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर रोज़गार नहीं था, तो मैं कराची में फ़्रूट का ठेला लगाता हूँ। तो मैंने कीपैड मोबाइल बच्चों से रब्ते के लिए, कोई बात हो, कोई परेशानी हो, क्योंकि बच्चे छोटे हैं, स्कूल जाते हैं, सेंटर जाते हैं, छोटी बच्ची हैं, मदरसे में कुरान शरीफ पढ़ने जाती हैं, या मेरी वाइफ़ है वो अक्सर थोड़ी सी बीमार भी रहती है, क्योंकि घर के काम और की वजह से और थोड़ी सी गरीबी की वजह से कि कभी मामलात होते हैं पैसे वगैरह के। तो ये कि मैं वो कीपैड एक मोबाइल दिया हुआ था मैंने बच्चों को। हाँ बिल्कुल, ज़रूर था मेरी घर के अंदर एक मोबाइल। तो कभी भाभी आपने चेक किया कि वो बच्ची किसी से रातों को फ़ोन पे बातें कर रही है या दिन में किसी से बात कर रही है और आपने टोका हो कि बेटा किससे बातें कर रही हो? नहीं, ऐसा तो नहीं था। कभी नहीं हुआ ऐसा? क्योंकि अमूमन आजकल ये मोबाइल जो है, जहाँ बाइस रहमत है वहीं बाइस जहमत भी है। ये मोबाइल जो है, इससे जो कुछ करप्शन माइंड लोग जो होते हैं, करप्टेड लोग, वो मासूम बच्चियों को जो है इस मोबाइल से फंसाते हैं अपने गंदे कामों के लिए। तो आजकल हमारी बच्चियां, क्योंकि एक नई नई चीज़ है हमारी बच्चियों के लिए, तो अमूमन भी इस मोबाइल के ज़रिए इस झांसे में आ जाती हैं और वो वरगला के उन्हें जो है ले जाते हैं शादी के नाम पे, प्यार मोहब्बत के नाम पे, और फिर कुछ अरसा जो है उनको 1-2 महीने ऐश कराते हैं, उसके बाद जो है वो आगे फ़रोख्त कर दिया जाता है। ये हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो है बहुत बड़ा कारोबार है और इस तकरीबन सालाना हमारे यहाँ 35,000 बच्चियाँ जो हैं वो इस तरह अगवा होती हैं शादी के नाम पे और वरगला के। तो भाई, मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि कभी आप कराची से आए हों और आपने देखा हो कि बच्ची जो है किसी से फ़ोन पे लगी हुई है या बात कर रही है, या आपने कभी ऐसा हुआ कि कराची से आपने कई बार कॉल की और फ़ोन अंगेज जा रहा हो तो आपने पूछा हो कि भाई क्यों फ़ोन अंगेज जा रहा है? कभी ऐसा हुआ? नहीं, कभी ऐसा होता नहीं था, क्योंकि बेटा मेरा हैदर अली जो है वो अक्सर घर पे हुआ करता था, क्योंकि वो जाता है दोपहर को तकरीबन 11-12 बजे उसकी दुकान खुलती है, वो काम करता है, तो 11-12 बजे तक तो वही घर पे होता था। और उसके बाद जो है कभी भी ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि बच्ची स्कूल हुआ करती थी, स्कूल के बाद जो है वो मदरसा पढ़ने जाती थी, मदरसे के बाद जो है वो घर में आती थी, तो घर में अपनी वालदा के साथ थोड़ा सा काम वाम कराने में मसरूफ़ होती थी। तो कभी ऐसा होता नहीं था, क्योंकि हमारी एक कंबाइंड फैमिली है ना, बहुत सारी छोटे भाई वगैरह सामने रहते हैं, छोटे भाइयों की बीवियाँ वगैरह है, बच्चे हैं,
तो कभी ऐसी बात महसूस नहीं हुई। अगर महसूस भी होती तो कोई मैं ऐसी बात जो है वो हम माँ बाप में लाजमी आते हैं, हम अपनी बच्ची पर नज़र रखते कि ऐसी बात कोई है तो। जी हाँ नाज़रीन, नासिर भाई का ये कहना है कि मैं दीनदार आदमी हूँ, अगर मेरी बच्ची इस तरह से कहती और उसकी उम्र अगर होती 18 साल तो मैं लम्हा नहीं लगाता कि लड़के की मालूमात करता और मैं शरई काम करता और बच्ची का निकाह कर देता। लेकिन इनका कहना ये है कि मेरी बच्ची जब है ही नहीं 18 साल की, सिर्फ 12 साल की बच्ची है और वो घर में वालदा के साथ रहती है या फिर स्कूल जाती है और मदरसा जाती है, तो ऐसा कैसे मुमकिन है। इनको पूरा शक और इनका सारा ख्याल यही है कि मेरी बच्ची को अगवा किया गया है, वरगलाया गया है। दूसरा ये इनका कहना ये है कि उस लड़की के जो चचाजाद भाई हैं उनकी बेगम के कुछ वॉइस क्लिप्स हैं, उसकी तफसील मैं इनसे पूछती हूँ। आप कुछ बता रहे थे हमें जब हम आए थे कि कोई आपके पास वॉइस क्लिप हैं जिसमें उनकी चचाजाद बहन भाभी ने कुछ कहा है। हाँ बिल्कुल, उनकी एक भाभी है, उसने हमें बाकायदगी से बताया है कि इनके जो है इनकी जो ये लोग ये कारोबार करते हैं, इसी तरीके से पार्कों में कहीं भी जाकर इस तरीके से बच्चियों को जो है वो अपने साथ मिलाकर और जो है उनसे निकाह करते हैं और निकाह करने के बाद उनको फिर जो है शादी कर लेते हैं और शादी कर कर फिर जो है इसलिए शादी कर लेते हैं ताकि माँ बाप जो है वो इस बात पे ख़त्म हो जाते हैं कि भाई शादी कर ली है, और उसके बाद फिर माँ बाप दूर हो जाते हैं, फिर वो लोग उन बच्चियों को आगे कारोबार कराते हैं या फ़रोख्त कर देते हैं। ये बात हमें उनके महल्ले के लोगों ने भी बताई है जहाँ पर वो आबाद, जहाँ पर पाकोला पे उनका घर है। और उसकी भाभी की तो हमारे पास बाकायदगी से एक एक घंटा 1.5 घंटे पूरे ख़ानदान के नाम बताए उन लोगों ने। हमें क्या पता वो लोग कौन है, वो तो हमसे बहुत दूर रहते हैं वो लोग तो। जी बिल्कुल नाजरीन, ये एक बहुत घिनौनी साजिश हो रही है, पाकिस्तान में बहुत घिनौना कारोबार हो रहा है। मैं आपको यहाँ बताती चलूँ कि जब दुआ जहरा का केस हमने हमारे तमाम यूट्यूबर्स साथियों ने, सोशल वर्कर्स ने और इसको उठाया था, तो एक तबका जो दुआ गैंग को जो ज़हीर को सपोर्ट कर रहा था और ज़हीर को एक हीरो बना के माशरे में पेश कर रहा है, तो उनका कहना ये था कि कुछ भी मामला नहीं है और ये मामला तो सुन्नी और शिया का है, लड़की शिया है लड़का सुन्नी है, इसलिए ये लोग ज़्यादा उछल कूद मचा रहे हैं, वरना कोई भी मामला नहीं है। तो मैं यहाँ नासिर भाई से पूछूंगी कि नासिर भाई आपका मसला क्या है। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, हम अहले सुन्नत जमात से ताल्लुक़ है हमारा, और जो है अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग अहले सुन्नत जमात से ताल्लुक़ है और ये हमारा मसलक अहले सुन्नत है जी। जी हाँ नाज़रीन, जैसा कि वालिद हैं उम्मे हानी के जो वालिद हैं उनका कहना ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा अहले सुन्नत वल जमात से ताल्लुक़ है, हम बरेलवी सुन्नी हैं। तो अब मैं इनसे ये पूछना चाहूँगी कि वो लड़का जिसको आप कह रहे हैं कि वो अगवा कुनंदगान है, जिसने आपकी बेटी को अब तक हब्से बेजा में रखा हुआ है, तो उसका मसलक आपको पता है, वो किस मसलक से है? नहीं जी, मुझे अभी तक उनके मसलक का कोई पता नहीं है कि वो लोग कौन है जी। बिल्कुल मतलब ये तो पता होगा ना कि निकाह नामे पे क्या लिखा है कि ज़ात शेख लिखवाई हुई है सिर्फ। मतलब वो शिया लड़का तो नहीं है ना, या किसी और ऐसे मतलब से? हमें ये बात नहीं पता है कि वो शेख ज़ात का पता है, बाकी ये हमने ना मालूमात की है, ना पता किया है, ना पूछा है कि वो किस मसलक से है। मतलब आपकी मुलाकात हुई है, आपकी बातचीत हुई है, आपको इतना तो पता होगा कि वो लड़का जो है वो शिया नहीं है और वो भी आपकी तरह अहले सुन्नत से ताल्लुक़ रखता है। बात तो आप ये कह रही कि उनसे बात तो हमारी तो अपनी बच्ची से बात नहीं कराई, तो वो लोग कैसे बात करेंगे हम लोगों से? मतलब निकाह नामे पे भी बाज़ दफ़ा मेरे ख़्याल से होता है, या निकाह नामे का जो तरीक़ेकार है वो अहले तशय्युओं का डिफरेंट होता है और उसमें कुछ शकें दूसरी होती हैं। तो आपने निकाह नामा पढ़ा होगा तो उससे अंदाज़ा तो यही हुआ होगा ना कि उनका निकाह नामा ये है। जिसके अंदर निकाह नामे के अंदर उन लोगों बिल्कुल अहले तशय्युओं का जो निकाह नामा होता है उसमें दो अहले तशय्युई आलिम दीन होते हैं, उनका बाकायदा इंदराज होता है कि 2 उलमा होते हैं, और इस निकाह नामे पे जो है वो नहीं है। तो मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ, नाज़रीन से भी अपने, कि यहाँ पे आप उन लोगों की चालाकी और प्रोपेगेंडा देखें कि जब हक़ के लिए आवाज़ बुलंद की जाए, हक़ के लिए सदा एहतजाज बुलंद की जाए और कौम जो है कौम बनकर
किसी बहन और बेटी के लिए किसी मजलूम के साथ खड़ी हो जाए तो उस वक्त उसको सुन्नी और शिया का रंग दे दिया जाता है। मगर यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे बाप भी सुन्नी है और जिस जगह शादी हुई है वो लोग भी सुन्नी हैं। तो मैं जो ये बात क्लियर करना चाह रही हूँ, नासिर भाई समझ नहीं पा रहे या मैं इन्हें समझा नहीं पा रही कि नासिर भाई को इतना तो अंदाज़ा है कि वो लड़का कोई शिया नहीं है। और यहाँ बेटियों का मसला है, बेटियां सांझी होती हैं, चाहे वो हिंदू की भी है तो वो हमारे लिए काबिल एहतराम है, क्रिश्चियन सिख ईसाई की भी है तो वो हमारे लिए काबिल एहतराम है, मोहतरम है, क्योंकि बेटी बेटी होती है। हर बाप को बेटी की इज़्ज़त जो है वो अजीज़ होती है। तो खुदारा आप मज़लूम के आवाज़ बनिए, मज़लूम का साथ दीजिए, इसको सुन्नी शिया का रंग ना दीजिए। हमारा पाकिस्तान टीवी की पूरी टीम हमेशा हर मज़लूम के साथ खड़ी है। जिसके साथ जैसे जुल्म होगा हम उसके साथ खड़े होंगे, हम उसकी आवाज़ बनेंगे। तो नासिर भाई, आप मेरी इस बात से इत्तेफाक करते हैं कि सुन्नी शिया का मसला नहीं है, मसला है अगवाकारों का और उन घिनौने लोगों का जो बच्चियों को उठा के उनकी इज़्ज़तों के सौदे करते। मैं पहली बात तो ये कहूँगा कि हम सब मुसलमान जो है, सबसे बड़ी बात ये कहूँगा कि हमारे मसलक को इस मसले पे ना लाया जाए। बेटी शिया की भी है, एले तशी की भी बेटी बेटी कहलाती है और एले सुन्नी की भी बेटी बेटी कहलाती है। बेटी तो माँ बाप के लिए बेटी होती है, उसको मसलक पे लाकर उसको रुसवा ना किया जाए। बेटी की ज़ात बहुत बड़ी इज़्ज़त होती है, अगर इसको मसलक पे लेकर जाएंगे तो हमारे अंदर एक फितना और फसाद फैल जाएगा। हम लोग मुसलमान हैं, बेटी एक किसी की भी हो, गरीब की हो अमीर की हो, बेटी एक इज़्ज़त होती है। किसी की बेटी को इस तरीके से मसलक पे ले जाकर उछाला ना जाए, बल्कि इस पे कानून बनाया जाए, इसके ऊपर बाकायदगी से अमल कराया जाए कि 18 साल तक की बच्ची जब तक अपना सर्टिफिकेट या अपने किसी रिश्तेदार को या किसी अपने हमरा जब तक कोई प्रूफ ना लेकर आए तो चंद लोग जो टकों के पीछे वकालत कर कर अपनी जेबें भरते हैं, उन लोगों का लाइसेंस कैंसिल किया जाए और वो लोग अपनी जेबें ना भर सकें कि किसी की बच्ची को और के साथ निकाह करा देते हैं और अपनी जेबें भरकर अपने घरों को चले जाते हैं। बाद में माँ बाप जो है जलील और रुसवा होते रहते हैं कि मरने के बाद भी उनकी इज़्ज़त नहीं होती है। और ना उनकी बच्चियों को, कि एक बच्ची जाने की वजह से एक बच्ची का मसला नहीं है, उसके बाद उस बाप के लिए उसके पीछे जो और बच्ची हैं उनकी ज़िंदगी का बहुत बड़ा मसला सामने खड़ा हो जाता है। फिर उसकी बच्चियों को और कोई नहीं लेता। मेरे भाई, अगर आप इस बात को ज़रा गौर से बैठकर सोचें और फैसला करें कि अगर ऐसा होगा, मेरे साथ मैं जानता हूँ मेरी एक बच्ची जाने की वजह से मेरी बच्चियाँ 4 और हैं, मेरी 4 बच्चियों को कौन लेगा? एक तो मैं गरीब हूँ, ठेले वाला हूँ, आज मुझे 1.5 महीना हो गया है, मेरे घर के अंदर फाके कशी की ज़िंदगी गुजर रही है, मेरे पास खाने को नहीं है मेरे बच्चों को। दूसरा, मुझे इतने बड़े मसले के अंदर डाल दिया है कि मेरे साथ इंसाफ नहीं किया जा रहा है। कोई भी मेरा हमदर्द खड़ा होता है तो कोई ना कोई वो लोग ऊपर से दबा दिए जाते हैं किसी न किसी वजह से। तो मेरे भाइयों, इस बात को सोचें, इस बात को आज मेरे साथ हुआ है, अल्लाह ना करेगा आप लोगों के साथ हो। जब पता चलेगा मेरे भाइयों, जिसकी बच्ची जाती है उसकी पूरी ज़िंदगी क्या, उसके पूरे का पूरा ख़ानदान चला जाता है उसके साथ। वो कहीं भी जाकर अपना मुंह नहीं दिखा सकता है, मैं रोड पर नहीं निकल सकता हूँ। मेरे आपको लोगों को मैं जो इंटरव्यू दे रहा हूँ, मेरा अल्लाह जानता है कि मेरे रिश्तेदार और मुझसे लोगों ने कितने रिश्ते तोड़ दिए होंगे, और मेरी बच्चियों को कौन लेगा। और ऐसे फैसले करें जज साहब, चीफ साहब, अदा और आर्मी साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और शेलाबाजी रज़ा साहब, आप ऐसा फ़ैसला कराएं, ऐसे हुक्मरान बिठाएं, ऐसे कानून बनाएं कि जिस पे जब एक मुसलमान, जब एक मज़हब वाला दूसरे मज़हब में 18 साल का जब तक नहीं होता, जब तक वो किसी दूसरे मज़हब के अंदर नहीं जा सकता, ये कानून बन सकता है। और किसी की बच्ची 18 साल की ना हो और उसको निकाह में दे दिया जाता है, जो कि वो लोग कारोबार करते हैं। अगर वो लोग अच्छे होते हैं तो वो बाकायदगी से किसी की इज़्ज़त को रखते हैं कि नहीं, आज तक मेरी बच्ची को 1.5 महीना, 1 महीना 7 दिन के बाद पेश किया। क्या अगर वो लोग अच्छे होते तो वो दूसरे दिन तीसरे दिन निकाह के बाद थाने में या कोर्ट में पेश कर देते कि ये तुम्हारी बच्ची है। अगर ये खुशी से मेरे साथ है तो वो ले जाते, अगर वो नहीं, मुझे 1.5 महीने तक उन्होंने परेशान किया है। आज उसके बाद जज साहब के पास आया तो उन्होंने ये फ़ैसला दे दिया कि आपकी बच्ची तो अगवा नहीं हुई है, बस खुशी से निकाह किया है। मेरी बच्ची को अकेले में मुझसे अगर 2 मिनट तो बात करा देते, उन जालिमों से मेरी बच्ची को अलग कर कर मुझसे 10 मिनट तो बात करवाते, ताकि मैं अपनी बच्ची से अकेले में पूछकर बात तो करता। क्यों ऐसा जुल्म किया गया है? ऐसा जुल्म नहीं किया जाए मेरे हुक्मरानों भाइयों, मेरे साथ इंसाफ किया जाए। और मैं अपने दोबारा कहना चाहता हूँ मेरे सोशल मीडिया के भाइयों को और मीडिया वालों को कि ये मेरी आवाज़ को आप उठाएं, आगे तक हुक्मरानों तक पहुँचाएँ, ताकि आज मेरे साथ हुआ है, मेरा अल्लाह मेरे साथ है और आप लोगों के
मेरी आप लोगों के साथ दुआएं हैं कि मेरा आप साथ दें और ये हुक्मरानों तक बात पहुंचाएं ताकि किसी और मजलूम और किसी गरीब के साथ ऐसा ना हो सके। जिस तरह मेहदी काज़मी साहब ने इस्तेकामत का मुजाहरा किया और दुनिया उनको उल्टे सीधी बातें भी बोलती रही, लेकिन एक तरफ वो लोग थे जो उनको सपोर्ट कर रहे थे, उनके शाना बशाना खड़े थे, और एक तरफ वो लोग थे जो ज़हीर गैंग को सपोर्ट कर रहे हैं और उसको हीरो बना के पेश कर रहे थे। लेकिन मेहदी काज़मी साहब ने इस्तेकामत का मुजाहरा किया और उन्होंने कहा कि मैं अपनी बच्ची के लिए मुझे किसी हद तक भी जाना होगा, चाहे मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊं, हाई कोर्ट जाऊं, या मैं कहीं भी जाऊं, मैं कुछ भी करूंगा, मैं अपनी बच्ची को बचाऊंगा। तो आप आगे तक का क्या इरादा रखते हैं कि अगर खुदा ना खास्ता आपके साथ इंसाफ ना हुआ तो क्या आप चुप होकर बैठ जाएंगे? मैं बिल्कुल चुप होकर नहीं बैठूंगा, भले मैं गरीब हूँ, मैं अल्लाह की मदद के साथ, और आप जैसे अल्लाह पाक कोई ना कोई मेरे साथ, कोई ना कोई अल्लाह की मदद आएगी। मैं अपनी बच्ची को बिल्कुल उन लोगों से आज़ाद करा कर ही दम लूँगा, बिल्कुल मैं अपनी बच्ची नहीं छोड़ूंगा। क्यों कि जब माँ बाप अपनी बच्ची को जब मुतमईन होते हैं कि जब बच्ची जो है किसी अच्छे लोगों के पास जाती है, लेकिन वो अच्छे लोग नहीं हैं, मैं अपनी बच्ची को नहीं छोड़ूंगा, बिल्कुल भी मैं नहीं छोड़ूंगा। मैं अपनी बच्ची को अपने पास लेकर आऊँगा इंशाल्लाह। क्यों कि मेरी बच्ची नाबालिग है, उसकी उम्र नहीं है, सबसे बड़ी बात तो ये। अच्छा, मैंने अभी उसकी मार्कशीट देखी तो इतने अच्छे उसके नंबर आए हुए जिससे मुझे उसकी जहानत का अंदाज़ा हुआ कि बच्ची शायद बहुत अच्छा पढ़ने वाली थी। जी बिल्कुल, माशाल्लाह से आप, ऐसी बात नहीं है। उससे छोटी मेरी और बच्चियाँ भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हम गरीब ज़रूर हैं लेकिन अपने घर के अंदर बच्चों को जो है थोड़ी बहुत तालीम ज़रूर दिलाते हैं, क्योंकि मैं खुद भी जो है, मैंने बताया ना कि मैं बस एक बेकार सा गुनाहगार आदमी हूँ, मेरे अमाल तो कुछ अच्छे नहीं हैं, लेकिन क्या है कि अपने बच्चों के लिए अपनी गरीबी के हिसाब से थोड़ी सी तरबियत बच्चों को तालीम के लिए मैंने जो है थोड़ा सा अपने आप को जो है, मेरी वाइफ ने, मेरी बीवी ने मेरा साथ दिया है कि हम लोग उनको घर के अंदर भी थोड़ी सी तरबियत देते हैं तालीम की। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों का ज़हन अच्छा है, समझते हैं बच्चे। जिस तरह नासिर भाई ने बताया कि वो अपने नामसाद हालात के बावजूद बच्चों को तालीम दिला रहे हैं, हमें चाहिए कि हम इस मज़लूम बाप का सहारा बने और इसकी आवाज़ को सोशल मीडिया पे इतनी ताकत के साथ बुलंद करें कि जिस तरह से दुआ ज़हरा की आवाज़ हमने बुलंद की और मेहदी काज़मी साहब को जो है वो कामयाबी नसीब हुई है। और इंशाल्लाह पीर के रोज़ जब मेडिकल रिपोर्ट आएगी तो लोग देखेंगे कि वो फ़ैसला जो जिसको झुटलाया जा रहा था इंशाल्लाह ताला मेहदी साहब के हक़ में होगा। मैं यहाँ पे सिर्फ अरबाब इख्तियार से यही कहना चाहूँगी कि इस गमज़दा बाप के ऊपर रहम खाएं और जज साहिबान ज़रा रहम खाएं कि ये आदमी इस गली से, इन तंग गलियों से निकल के किस तरह से मुंह छुपा के अपना जो है वो जाता होगा। और इसकी अपनी बच्चियों पे जिस तरह से ये रो रहे थे अभी और इनकी आवाज़ भर आ गई थी कि किस तरह से इनकी बच्चियों के साथ हो रहा है होगा कि इनकी बच्चियों का मुस्तकबिल तबाह हो गया, कि लोग इतनी बातें बनाएंगे। और बड़े गम से इन्होंने मुझे बताया कि हमारे कितने सारे रिश्तेदारों ने हमसे मिलना जुलना छोड़ दिया कि तुम्हारी बेटी तो जो है वो भाग गई है। बच्ची की जो जब भी होता है लड़की के ऊपर इल्ज़ाम दे दिया जाता है और लड़की को कसूरवार ठहरा दिया जाता है। जब ये सारी बातें होती हैं तो उस लड़के के ऊपर क्यों नहीं उंगलियां उठती जो किसी की बहन और बेटी को लेके भागता है? उससे क्यों नहीं पूछा जाता, उसकी माँ से क्यों नहीं पूछा जाता कि अगर तुम्हारा बेटा किसी लड़की को लेकर भी आया है तो तुमने 2 थप्पड़ मार के उस लड़की को उसके घर क्यों नहीं पहुँचाया? और भले आपको, मैंने पहले भी अपनी एक वीडियो में कहा था कि जैसे ज़हीर अगर वाकई ख़ानदानी लड़का होता या इसकी माँ कोई अच्छे ख़ानदान से होती तो वो अपना दुपट्टा ला के मेहदी काज़मी साहब के पैरों में डालती और वो कहती, काज़मी साहब ये बच्चे हैं, इनसे गलती हो गई है और ये एक दूसरे को पसंद करते हैं, आप इन्हें कबूल कर लें। मगर क्योंकि वो एक गैंग है, उनका तो काम ही यही है, वो टिश्यू पेपर की तरह बच्चियां बदलते हैं और टॉयलेट पेपर की तरह यूज़ करके फेंक देते हैं और उनको आगे मंडियों में फ़रोख्त कर देते हैं। वरना कोई माँ अगर इज़्ज़तदार कोई औरत है, ख़ानदानी है, तो कभी भी किसी की पराई बच्ची को अपने घर में ऐसे नहीं रखेगी। और अगर रखेगी तो फ़ौरन उसको बाहिफाजत, अगर अच्छे किरदार की औरत है, अच्छे ख़ानदान की औरत है, तो फ़ौरन उसको, लड़की को, चाहे उसको कुछ भी नताइज भुगतने पड़े, वो लेके माँ बाप के पास, उनके पास जाएगी, हवाले करेगी और उनसे कहेगी कि पहले आप तहकीकात कर लें, अगर आपको मुनासिब लगे तो ये रिश्ता हमारी तरफ से हाजिर है। तो एक तरफ तो लड़की और उसके घर वालों का जीना हराम कर दिया जाता है और दूसरी तरफ लड़के को जो है वो कोई मुरीद इल्ज़ाम नहीं ठहराया जाता। तो हमारा पाकिस्तान TV चैनल जो है वो हर मज़लूम के साथ है। आपसे गुजारिश है कि इस सदा एहतजाज की ताकत बनिए, इसको इतना शेयर कीजिए, इतना शेयर कीजिए कि ये मेहदी काज़मी साहब की तरह आप सब इस गरीब बाप के जो है वो बाजू बनिए, इस गरीब बाप के जो है सहारा बनिए
और हमारा पाकिस्तान टीवी देखते रहिए। अगर आपने अब तक हमारा पाकिस्तान टीवी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी हमारा पाकिस्तान टीवी चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। अगली वीडियो तक के लिए और मुस्तकिल मैं जो है नासिर साहब से राब्ते में रहूँगी। ये जब जब मुझे बुलाएंगे मैं कराची से हैदराबाद आऊँगी इसी तरह, क्योंकि ये एक बेटी का मामला है। आप भी हमारी तरह मेहदी काज़मी साहब की साथ जिस तरह से आपने दिया, इसी तरह नासिर भाई का भी साथ दीजिए और इनकी सदाए एहतजाज को बुलंद कीजिए कि एक दिन इनके साथ बेइंसाफ़ हो। देखते रहिए हमारा पाकिस्तान टीवी चैनल और अपनी होस्ट सैयदा नजम ज़हरा को इजाज़त दीजिए। अपने अतराफ़ में बसने वालों का बहुत ख्याल रखिए। जिस तरह आपने इनकी बातें सुनी और आपने सुना कि जुनैद गफ़ार साहब ने कहा कि हमने तो दुआ ज़हरा के केस में वो नहीं किया जो आप चाह रहे हैं, तो हम आपके केस में किस तरह कर सकते हैं। जुनैद गफ़ार साहब वही हैं जिन्होंने दुआ ज़हरा के लिए भी यही कहा कि बच्ची कह रही है कि मैं अपने नाम नहाद शौहर के साथ जाना चाहती हूँ। तो मौजूद अदालत का, आला अदलिया का हम बहुत एहतराम करते हैं, लेकिन अदलिया को भी चाहिए कि जो शवाहिद हैं और जो इतने सारे सर्टिफिकेट्स होते हैं हर फैमिली के साथ के पास, जैसे कि बर्थ सर्टिफिकेट होता है, फैमिली ट्री पूरी फ़ारसी होती है, तो उनकी कोई अहमियत है। इसका ये मतलब नहीं है कि एक मामूली से किसी के बयान के या झूठे निकाहनामे पे जो है बच्ची को नामहरम के साथ जाने दिया जाए, और बाकायदा उसकी पूरी तहकीक होनी चाहिए। मज़लूम वालिदैन का ख्याल करना चाहिए, और किसी की इज़्ज़त है, किसी की बहन है, बेटी है, और मौजूद अदालत भी घर में बहन और बेटियां रखते होंगे, तो उनको भी इन चीज़ों का बहुत ख्याल रखना चाहिए। हमने इस केस को जब हाईलाइट किया और दीगर हमारे सोशल मीडिया के जो साथी हैं उन्होंने, तो मैं पूछूंगी भाई से, मैं आपका नाम पूछना भूल गई। नासिर नाम है। हाँ, नासिर साहब से मैं पूछूंगी कि नासिर साहब, जब आपका ये केस आपने वहाँ फरियाद की, तो हमने भी आपका जो सारा ये केस है शैला रज़ा साहिबा तक पहुँचाया और दीगर और NGOs वगैरह तक, और जो हमारे सोशल एक्टिविस्ट हैं, जो हमारे सोशल वर्कर्स हैं, उन तक भी हमने आपकी बात पहुंचाई। और जो ख़वातीन के लिए कुछ NGOs काम कर रही हैं, उन तक भी हमने आपकी ये बात पहुंचाई थी। तो क्या आपके पास अभी किसी का कोई फ़ोन आया, किसी ने आपसे रब्ता किया? जी, इसके बाद जब सोशल मीडिया पर जब एक हमारे शाहिद हुसैन भाई हैं, उन्होंने इस बात को जब वहाँ पर हमारी फरियाद को सुना, क्योंकि और कोई हमदर्द नज़र नहीं आया उस वक्त, एक मीडिया के साथी थे, मैं उन्हें बहुत सलाम करता हूँ और उन्हें मैं खैराज तहसीन पेश करता हूँ, और उनके लिए अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ उनको कि अल्लाह पाक उन्हें और बहुत तरक्की अता फरमाए। क्यों कि